हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपके लिए लाई थी 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री, जो हम लोग पूरा नहीं किए थे, आधा ही किए थे। तो आधा सेकेंड पार्ट हम लोग इस लेक्चर में करेंगे जितना हो सका। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कौन सा हमारा पॉइंट बाकी था। 7 पॉइंट ह्यूमैनिटीज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे। तो चलिए अब हम अपने स्टडी पे ध्यान देते हैं। 7 पॉइंट है ह्यूमैनिटीज़। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पे ध्यान से देखना, और जो भी मैं मीनिंग बताऊं उसको टिक मार्क ज़रूर कर लेना। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। ह्यूमैनिटीज़ इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? ह्यूमैनिटीज़ मतलब इंसानियत। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि अलग अलग फील्ड में अप्लाइड हिस्ट्री क्या काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत से पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि फ़िलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडी, आर्ट्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 पॉइंट हमारा बाकी था ह्यूमैनिटीज़, तो अब हम वो पढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री। ह्यूमैनिटीज़ में क्या इंक्लूड है? डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री। डिसिप्लिन में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? डिसिप्लिन मतलब स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हिस्ट्री में हो गुजरे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, पुरुष, ये सब स्टूडेंट जो कि हिस्ट्री में हो गुजरे, जिनका नाम आ रहा है। आर्कियोलॉजी यानी पुरानी चीज़ें, साइकोलॉजी यानी ह्यूमन की बिहेवियर, जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो उसकी स्टडी करना, और पॉलिटिकल साइंस, उसको डेवलप करना, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इकोनॉमिक यानी पैसे, ये सब क्या है? ह्यूमैनिटीज़ है। यानी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्या इंक्लूड है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हिस्ट्री में हो गुजरे हैं, तो फिर उनकी पुरानी चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस कैसे डेवलप्ड हुआ उसकी स्टडीज़ करना, इकोनॉमिक यानी पैसे, उसकी स्टडीज़ करना, ये सब किस में आता है? ह्यूमैनिटीज़ में आता है। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। ये क्या है? एक ओरिजिन यानी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, जब हिस्ट्री को समझना शुरू हुआ, ओरिजिन यानी जब स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ एन एसेंशियल पार्ट, और इसे डेवलप करना शुरू किया गया। एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग क्या है? देखा जा रहा था कि लर्निंग का एसेंशियल पार्ट क्या है। फिर ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी, यहाँ फिर स्टॉप है। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी। यानी डिसिप्लिन यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है। डिसिप्लिन जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि महात्मा, पुरुष, ये सब स्टूडेंट जो कि हिस्ट्री में हो गुजरे हैं, जो कि मतलब आके जा चुके हैं, आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब यहाँ पे क्या बताया है? फिलोसॉफी जैसे कि पोएम लिख रहे हैं, या फिर कोई कहानी लिखना, या नॉवेल लिखना, ये सब किस में आता है? फिलोसॉफी में आता है। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट, मतलब जो अंदाज़ा लगाना, स्पेकुलेट मतलब अंदाज़ा लगाना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इंसान और विश्व के बीच में जितने भी रिलेशनशिप हैं उनको समझना, और कौन सी रिलेशनशिप कैसे हो सकती है उनका अंदाज़ा लगाना, ये भी क्या है? ज़रूरी है। ठीक है। It gave rise to various mythological stories about the origin of the world. माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ का मतलब क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ जो कि खुद से बनाई जाती हो। अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड के बारे में बनी। यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडनेस, रिचुअल एंड देयर फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। रिचुअल मतलब परमानेंट, सॉरी परंपरा, मतलब जैसे कि इसमें क्या बता रहे हैं कि I gave rise to various mythological stories about the origin of the world, the universal order, human life,
goods and godness, natural and their philosophical explanation, root of philosophical pondering। इसमें क्या बता रहा है कि माइथोलॉजिकल यानी मनगढ़ंत कहानियाँ, जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनना शुरू हुई तो पहले किस पे बनी, वर्ल्ड पे बनी, उसके बाद यूनिवर्सल ऑर्डर पे बनी, ह्यूमन लाइफ पे बनी कि कैसे इंसानियत कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, गॉड्स एंड गॉडनेस पे बड़ी, बोलते हैं ना गुरु और गुरु देवता, रिटूल्स एंड देयर फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। ये सब किसका, कहानी, नॉवेल और पोयम लिखने वालों का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। रूट्स ऑफ फिलोसफिकल पॉन्ड्रेनिक मतलब कुछ बनाना, कुछ नया डिक्लेयर करना, कुछ नया क्रिएट करना, आर टू बी फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी। ये सब क्या है, माइथोलॉजिकल स्टोरी में ढूंढा जाता है कि कुछ नया मिले। ठीक है। और माइथोलॉजिकल ये भी क्या हो जाता है, ये जैसे कि फिलोसफिकल है जिसमें पोयम बनाता है, पोयम बनाना और नॉवेल बनाना, कहानियाँ बनाना, ये माइथोलॉजिकल में भी आ जाता है। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज़ हैव theoretical foundation based on philosophical theories। theoretical यानी जो कि थेरी में से हो, जो कि परंपरा है, जो परंपरा है, और ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज के लिए समझ सकते हैं कि इस हिस्टोरिकल नॉलेज अगर हमारे पास हो तो हिस्टोरिकल नॉलेज से हम डेवलपमेंट स्टेज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा पॉइंट ख़त्म हुआ, ह्यूमैनिटीज़। तो फ्रेंड्स अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। यानी जो हिस्ट्री हमारा हो चुका है उसका हम लोग प्रेजेंट में क्या काम आता है, हमारा प्रेजेंट से हमारा और हिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है। जो हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री यानी जो हिस्ट्री हो चुका है, जो कुछ भी हो चुका है उसका प्रेजेंट से क्या रिलेशनशिप है। तो हम लोग देखते हैं, पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल कोई काम नहीं है, यानी हिस्ट्री में आजकल के लिए कोई ऐसा है नहीं जो हिस्ट्री काम आए। हिस्ट्री किसी भी चीज़ के लिए आजकल काम नहीं आता है। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें क्या बता रहे हैं कि ये अगर कोई क्वेश्चन किया जाए नेचर के बारे में, है अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में, तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। ठीक है, इसका आंसर हमें खुद ही मिल जाएगा। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलीक्स ऑफ द पास्ट एक्सिस्ट इन द प्रेजेंट। विजिबल यानी जो दिखाई देता है, एंड इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता, और रिलीक्स मतलब चीज़ें। पास्ट एक्सिस्ट यानी जो गुजर चुका है, और इन द प्रेजेंट क्या बता रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं। तो द विजिबल एंड इनविजिबल रिलीक्स ऑफ द पास्ट एक्सिस्ट इन द प्रेजेंट। जो बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाई देते हैं और नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो पास्ट के हों चाहे प्रेजेंट के हों। वी न्यूचर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी यानी लगन। लेकिन हम लोग को क्या रहता है, एक लगन रहती है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें जानना है। Attraction toward them, we wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and tradition of our ancestors। हिस्ट्री मतलब पाने के लिए, उसे पता करने के लिए हमें क्या होती है, हमारी विश होती है। वी विश टू नो मोर अबाउट दैट हिस्ट्री, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जान सके, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव, और कुछ नया क्रिएट करके, एक थाउट यानी कुछ नया सोच सके, एंड ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज ऑफ आवर एंकेस्टर, और जो भी पुराने ज़माने में जो भी रीति रिवाज हो चुका है उसे भी हम जान सकें कि कौन से रीति रिवाज पहले होते थे। ठीक है, रीति रिवाज जैसे कि बहुत से रस्में हैं, तो इसमें जैसे कि विजिबल रस्में हो गए, विजिबल रीति रिवाज होता है ना, जैसे शादी में हल्दी होता है और मेहंदी होता है, ये सब हमें दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या हो गया, विजिबल ट्रेडिशन हो गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे इट इज़ आवर हेरिटेज मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत मिली है, यानी जो लोग गुजर चुके हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ विरासत छोड़ के जाते हैं, तो जो अभी हमें मिली है उसे हेरिटेज कहते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी, द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अट विद आवर ओरिजिन।
ये जो भी हेरिटेज है उसकी लिंक किससे बनी है, उसकी शुरुआत से जुड़ी हुई है। हैंस इट बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर। हैंस इट बिकम नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी। मैं जो भी मीनिंग बता रही हूँ प्लीज़ टिक मार्क द टेक्स्ट बुक, ओके। नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिजर्व यानी उसे बचा लेना, ठीक है। एंड कंजर्व यानी उसे संभाला जाए फॉर फ्यूचर। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हैंस इट बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर। ये बहुत ज़रूरी है तो प्रिजर्व किया जाए, इसे बचा लिया जाए, और कन्वर्ज किया जाए यानी इसे संभाल लिया जाए फॉर फ्यूचर के लिए और फॉर प्रेजेंट के लिए भी। अगर हम इस हिस्ट्री को संभाल लेंगे, बचा लेंगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, या फिर अभी हम अपने खुद के लिए, प्रेजेंट के लिए, ठीक है, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट होगा। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. हिस्ट्री इज कंसर्न यानी जुड़ी होना, वो जुड़ी है किससे। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन यानी बातचीत करने के तरीके से क्या है, जुड़ी हुई है, ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। लोग इसे क्या है, हिस्ट्री तक पहुंच सके, ताकि ये क्या है, कंसर्न है, जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी हुई है, ताकि लोग इस तक पहुंच सके, इसको अच्छी तरीके से जान सके कि इसमें कहाँ क्या जा रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ है और ये बताना क्या चाह रहा है, ये सब अच्छे से लोग जान सके। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन ब्रीफ, apply history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of future। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स, जो हेरिटेज का मैनेजमेंट, जो हमारी विरासत का मैनेजमेंट है, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, वो एक अपॉर्चुनिटी बनाता है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री, अगर इसे ब्रीफ में पढ़ा जाए कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, तो इसे ब्रीफ में पढ़ा जाए तो अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। यानी अप्लाइड हिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग अगर किया जा सके, उसको समझा जा सके, उसके प्रेजेंट को समझा जा सके, ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट के लिए क्या है, हेल्पफुल है फॉर हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन। उस हिस्ट्री को जान सके और राइट डायरेक्शन में मतलब सही दिशा में हम लोग खोज कर सकें, ठीक है, उसे ढूंढ सके। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग का अगला पॉइंट चलता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल यानी मैन मेड, जो इंसानों ने खुद बनाई है उसे कल्चरल कहते हैं। एंड नेचुरल यानी कुदरती, जो कि कुदरत की तरफ से आई हुई। तो नॉर्मल ये सब आपको पता ही होगा। तो कल्चरल यानी मैन मेड एंड नेचुरल यानी कुदरती। हेरिटेज यानी आपको मैंने बता चुकी, लेकिन एक और बार रिपीट कर देती हूँ। हेरिटेज मतलब जो भी हमारे पूर्वजों से हमें जो विरासत मिली है उसे हम हेरिटेज कहते हैं, ठीक है। विरासत का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, हेरिटेज। तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है, पहला कल्चरल हेरिटेज। अब हम पढ़ेंगे कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, ठीक है। It is in the form of human creation. It is of two types, tangible and intangible. तो ये क्या है, इंसानों ने इसे क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल्चरल हेरिटेज यानी मैन मेड, जो कि इंसानों ने क्रिएट किया है। तो कल्चरल हेरिटेज मतलब मैन मेड। तो इसका दो टाइप है, एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और दूसरा एक टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और दूसरा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अब हम देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। देखो, विजिबल जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, विजिबल और इनविजिबल, तो उसी तरीके से टेंजिबल यानी विजिबल और इनटेंजिबल यानी इनविजिबल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा।
तो हम देखते हैं टेंजिबल कल्चर हेरिटेज मतलब विजिबल, जो कि विजिबल है। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशियंट साइट बिल्डिंग्स, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, जो कि हमें दिखाई देता है। ऐसे हेरिटेज, ऐसे विरासत, ऐसे कल्चर जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग्स मैन मेड है, इंसानों ने उसे बनाया है, हमें दिखाई दे रहा है। और मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, जैसे कि वॉल पे या स्टोन पे जो कार्विंग करते हैं ना, कार्विंग वगैरह करते हैं, जो लिखा होता है वो भी इंसान ने किया है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। पेंटिंग, जो एक से एक पेंटिंग होती है, वो सब एक्सेट्रा किस में आता है? विजिबल टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। सेकंड है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें क्या है? इंक्लूड है फॉलोइंग थिंग्स। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, यानी ज़बान से एक दूसरे को बताने वाली, मतलब ओरल ट्रेडिशनल, यानी ज़ुबान से, बोलने से एक दूसरे तक पहुँचे वो ट्रेडिशन, बोली जा सके और एक दूसरे तक वो रस्म रिवाज पहुंचा सके, ठीक है। तो उसे ये हो गया ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, उसके लैंग्वेज को समझ सके। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशन के बारे में सारी नॉलेज रखना, है ना। थर्ड क्या है? सोशल कस्टम एंड रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। कस्टम यानी रस्मी, सॉरी रीति, और रिचुअल यानी रस्में, ठीक है। सोशल कस्टम एंड रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, यानी रीति और रस्में क्या है, जो भी सोशलिटी में रीति और रस्में हैं, उन सेलिब्रेट करना फेस्टिवल के तौर पर, ठीक है। थर्ड क्या है? स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बहुत से आर्ट्स हैं, बहुत तरीके के आर्ट्स हैं जो हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, और बहुत तरीके के आर्ट्स हैं जो अभी भी प्रेजेंट में है, तो उनका स्टाइल। और फिर क्या है? सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल, ट्रेडिशनल यानी ओल्ड, है ना। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल का मतलब ओल्ड भी ले सकते हैं। तो जो भी जितने भी ओल्ड स्किल्स हैं वो सब। फिर कम्युनिटीज़ ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन कस्टम एंड स्किल्स, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, ट्रेडिशन कस्टम एंड स्किल रखता है, जो भी ग्रुप्स, वो क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है, ठीक है। अब हम लोग अपना सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है नेचुरल हेरिटेज। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल्चरल हेरिटेज, जो कि मैन मेड है, जो मैन मेड है वो हमने पढ़ लिया, जो इंसानों ने बनाया है। और अब हम पढ़ेंगे नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज में हम लोग क्या देखते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी यानी सोच, ठीक है। हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा थॉट क्या है, वो सब किस में आता है? बायोडिवर्सिटी। और बायोडिवर्सिटी का एक और मतलब भी हो सकता है, जैसे कि नेचर में जो भी हम लोग नेचर में हो चुका है, ठीक है। नेचर जैसे कि कुदरती है, तो जो भी हम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसका असर हमारे ऊपर है, तो वो क्या होता है? बायोडिवर्सिटी। जैसे कि हमें पता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो भी नेचुरल विरासत है, गिव इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडिवर्सिटी इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट है फाउना। फाउना मतलब एनिमल, फ्लोरा यानी प्लांट। मैंने जो मैं बोल रही हूँ उस पर टिक मार्क कर लेना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? फाउना। तो फाउना के ऊपर लिखो एनिमल, यानी फाउना का मतलब क्या है? एनिमल। सेकंड फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है प्लांट। थर्ड इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक का मतलब क्या है? रिलेशनशिप। इकोलॉजी का मतलब है रिलेशनशिप, और जियोमॉर्फिक का मतलब है मतलब ऐसे ज़मीन कैसी है, और कैसी मतलब वहाँ पे कैसा डेवलप्ड है, कैसा क्रिएटिव हो सकता है, वो सब क्या है? जियोमेट्री। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, यानी इकोलॉजी एंड जियोमेट्रिक, इसका पूरा मतलब अगर हम समझना चाहें तो रिलेशनशिप एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन अ सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है
उसे सराउंडिंग किया जाए, विच इज़ कर्शियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ पार्टिकुलर रीजियन। जीने के लिए सस्टेनिंग यानी जीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ता है। It is essential for the benefit of future generation to preserve our heritage। ये क्या है, essential यानी बहुत important है कि benefit of future generation to preserve our heritage। बचा के रखना, preserve यानी बचा के रखना किसको, हेरिटेज को। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए अपने हेरिटेज क्या है, बचा कर रखें। UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage। यूनेस्को क्या है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे अनाउंस किया कुछ डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल, इसने क्या किया, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अनाउंस किया। क्यों अनाउंस किया, ताकि इसमें जो है हिस्ट्री में और हेरिटेज में कुछ बदलाव आ सके, इसे संभाल कर और अच्छे से बचा कर रखा जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशनल आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। इसकी क्या बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, और उस लिस्ट के आधार पर क्या बहुत सी जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज किया गया, डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड वेस्टर्न घाट्स, द कास्ट प्लेटियो इन द डिस्ट्रिक्ट सतारा इन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यानी ये जो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज, तो इसमें क्या बताया गया है, इंक्लूड्स किया गया है वेस्टर्न घाट्स को, यहाँ से सतारा में, और कास प्लेटुओ, ये क्या है, इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सतारा। वेस्टर्न घाट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो कास्ट प्लेटो है उसे भी इंक्लूड किया गया है, और वो कहाँ से है, सतारा से है। ये भी क्या है, एक पार्ट है यूनेस्को का। ठीक है, तो फ्रेंड हम यहाँ तक अब बस करते हैं। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो सेकंड आपके पेज में, पेज नंबर 18 पे लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि यूनेस्को ने एक लिस्ट बनाया है कि किस में वर्ल्ड हेरिटेज जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये लिस्ट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं, ये देखिए, इसमें सब कुछ दिया गया है कि कब, कैसे, कौन से क्या बोलते, कौन से शहर में क्या हुआ, और किस तरह किसको इसने वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पूरा एक एक वर्ड में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। और फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे लिस्ट, और जो हमारा बचा है अगली वीडियो में मैं इसको पूरा कर दूँगी। ठीक है, तो फिर प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आप लोग की बहुत ही शुक्रगुज़ार रहूँगी मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करो ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो सके। तो ठीक है, टेक केयर, बाय एवरीवन।